तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए आवाज़ आ रही, एक बार क्लियर कर दीजिए सभी लोग। चलिए आवाज़ आ रही है तो एक बार क्लियर कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। लाइक सर भी कर दीजिए भाई, देखो इतने लोग जुड़ चुके हैं क्लास में, तो आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। फिर हम लोग क्लास को बिना स्टॉप के हम लोग यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। चलिए आ रहे हैं, चलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है पहला कि किस हड़प्पा कालीन पुरास्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए। आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यहाँ पर जवाब आ रहा है कालीबंगा, तो जवाब बिल्कुल सही है आपकी, कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। और इन खेतों में संभवतः दो प्रकार की अर्थात दो फसलों को उगाया जाता था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि तूतीय हिंद के नाम से विश्वविख्यात या कह सकते हैं विख्यात, यहाँ पर विख्याति आपके हैं, ये अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। चलिए तूते हिंद के नाम से विख्यात आपके अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ कहां पर हुआ था, यहां पर ऑप्शन आ रहा है, देखो पाटिलपुत्र तो होगा नहीं, यहां पर पटियाली और पटियाला नहीं, पटियाली ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर इसका आपसे राइट हो जाएगा। ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि 1857 ईस्वी के किस क्रांतिकारी का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो रामचंद्र पांडुरंग आपका कौन था, तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर तात्या टोपे, बिल्कुल जवाब सही है। तात्या टोपे का नाम यहाँ पर याद रखिए कि आपके पांडुरंग का नाम अर्थात कह सकते हैं कि जो तात्या टोपे हैं पांडुरंग का ही नाम था, है ना, रामचंद्र पांडुरंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि लाहौर षड्यंत्र कांड में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई। तो चलिए डेट बताइएगा। तो डेट तो आपको याद होगा 23 मार्च, आप सभी को रटा होगा, है ना, लेकिन आपको बताना है डेट आपको कौन सा ईयर था। तो यहाँ पर जवाब देना है और काफी लोग जवाब दे रहे हैं 31, मतलब आपका जवाब बिल्कुल सही है। फोर्थ ऑप्शन ये हो जाएगा जिसका जवाब आ रहा है ए नंबर, ये 23 मार्च 1931 को याद रखिएगा इन लोगों को फांसी दी गई थी, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी। चलिए मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत क्या थी, स्नानागार थी या अन्नागार था। चलिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर, काफी लोग जवाब ए भी दे रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका विशाल अन्नागार था, ठीक है, क्या था, विशाल अन्नागार था। याद रखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था। यहाँ पर आपसे बोला गया है गठन की बात कर रहा है ना, गठन की बात कर रहा है, तो बताइएगा कि इसका जो गठन हुआ था कब हुआ था। तो सन 1600 ईस्वी में, याद रखिएगा सन 1600 ईस्वी, ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो आईएमपी क्वेश्चन है, आज की जो क्वेश्चन है बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, संभावित है ना, इनको रट लीजिएगा। चलिए बताइएगा हिंद स्वराज नामक पुस्तक के जो लेखक हैं आपके कौन हैं। चलिए 7 का ऑप्शन यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा गांधी जी, लेकिन कौन से, यहाँ पर मोहनदास करमचंद गांधी ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर, जिसका भी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। इन्होंने अपनी गुजराती भाषा में लिखी, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चलिए कह आपसे भारत में अली बंधु, शौकत अली एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो चलिए देखिएगा दिया गया है अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली ने, इन्होंने कौन सा आंदोलन का नेतृत्व किया था। भारत छोड़ो, खिलाफत या दिल्ली चलो या बहिष्कार। चलिए कौन सा हो जाएगा, चलिए यहाँ पर खिलाफत आंदोलन, जवाब बिल्कुल से सही है, लगभग देखा जाए सभी के जवाब आ रहे हैं। यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। खिलाफत आंदोलन, यह आंदोलन जो आपका था 1919-20 में आपके तुर्की के खलीफा के समर्थन में किया गया था, ठीक है ना। 1919 से 20 में तुर्की के खलीफा थे, उसके समर्थन में ये आंदोलन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसमें दोनों भारतीय अध्याय और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया। यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय अध्ययन के लिए पाश्चात्य सामाजिक और भौतिक विज्ञान प्रस्तुत किए गए पाठ्यक्रम, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 9 नंबर में। तो चलिए जल्दी जल्दी दीजिएगा। यहाँ पर आपका राजा राम मोहन राय, बिल्कुल सही है, ये है आपके राजा राम मोहन राय, कहाँ पर है, ऑप्शन बी नंबर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताएं जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो चलिए बताइए कौन जिम्मेदार माना जाता है। चलिए यहाँ पर डायर आ रहा है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, इजी क्वेश्चन आपका है, जनरल डायर है। अच्छा ये कब हुआ था, तो डेट आपको याद रखना है, जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था ये 13 अप्रैल को, है ना, 13 अप्रैल को हुआ था। और 1919 तो आपको यहाँ पर याद ही रहेगा, कोई दिक्कत आपका नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे एंथ्रेसाइट कोयले का सर्वोत्तम प्रकार है, जबकि कोयले का सामान्य प्रकार निम्न में से कौन सा है। मतलब कहा गया है कि सर्वोत्तम प्रकार का कोयला कौन होता है ना। तो आपसे अगर पूछे सर्वोत्तम प्रकार का, तो आपको दिया एंथ्रेसाइट कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा बहुतायत में होती है, इसलिए अच्छा हो गया। अब कह रहे हैं सामान्य प्रकार का जो कोयला होता है वो कौन सा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर बिटुमिनस कोयला। कौन सा, बिटुमिनस कोयला होता है, घरेलू कोयला भी कहा जाता है, मतलब जो आप लोग घर में यूज करते हैं ये कोयला होता है, बिटुमिनस कोयला होता है, ठीक है ना। और ये निकलता है आपके कहाँ से, गोंडवाना समूह से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है भारत का प्राचीनतम पर्वत निम्नलिखित में से कौन सा है। भारत का प्राचीनतम पूछा गया है, तो चलिए 12 नंबर में
चलिए काफी लोग बहुत ही पहले से जवाब दे लेते हैं और थोड़ी देर इंतजार करते हैं, आराम भी करते हैं। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा अरावली पहाड़ी, है ना। ये आपके भारत की नहीं, विश्व की सबसे पुरातनतम कह सकते हैं प्राचीनतम शैली में आपकी आती है, पर्वत श्रेणी में आती है आपकी अरावली श्रेणी, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। क्लियर है ना। ये एक कह सकते हैं गुजरात के पालनपुर से, कहां से, गुजरात के पालनपुर से प्रारंभ होती है और अजमेर होती हुई दिल्ली तक आपकी जाती है। लगभग देखा जाए तो 800 किलोमीटर की दूरी में फैली हुई है ना। इसका सर्वोच्च शिखर क्या है, तो आपका गुरु शिखर है, याद रखिए अरावली गुरु शिखर आपका राइट हो जाएगा। तो इतना क्वेश्चन आपके यहाँ से बनता है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोम सबसे कम जैव विविधता एवं जैव भार वाला बायोम होता है। यहाँ पर 13 का जवाब देना है। 13 नंबर में इसमें से राइट आंसर क्या बन जाएगा, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ये आपका है रूम सागरी बायोम। मतलब देखा जाए तो इसकी लैंग्वेज आपको लग रहा है कि आपका है क्या, तो देखिएगा कि टुंडा बायोम सबसे कम जैव विविधता और सबसे कह सकते हैं जैव भार वाला आपका बायोम होता है। अधिकांश जो आपका समय होता है इसमें क्या होते हैं, बर्फ रहती है। क्या ऐसे जो आपके होते हैं टुंडा प्रदेश में अधिकांश समय में क्या होती है, बर्फ रहती है। और बर्फ रहने के कारण यहाँ पर जो जीव जंतु होते हैं वो वनस्पतियों का विकास न्यूनतम करते हैं, है ना। विकास हो ही नहीं पाते हैं। यहाँ पर काई, लाइकेन, छोटी झाड़ियां, फूल पौधे आपके पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ गए होंगे इसका मतलब क्या कहने वाला था। बस थ्योरी आपकी थोड़ी सी मतलब हाई कर दिया था। कह रहा भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं किसका जवाब आएगा। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। लाइक शेयर करते रहिए भाई, आप लोग यहाँ पर लाइक शेयर की संख्या बहुत है भाई, लाइक शेयर जल्दी से कर दीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। चलिए यहाँ पर बताइए भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल, चलिए यहाँ पर लद्दाख दे रहे हैं काफी लोग। यहाँ पर 14 का ऑप्शन हो जाएगा क्या, तो ये लद्दाख है, भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान भी है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है यार आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्भव अमरकंटक से होता है। अमरकंटक की बात किया है तो आपको याद होना चाहिए कि अमरकंटक से उद्भव होता है किसका, नर्मदा नदी का। इनमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर नर्मदा नदी आपका जवाब राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में बहने वाली प्रमुख नदी है और इसे एमपी की जीवन रेखा भी कहा जाता है, याद रखिएगा, है ना। अरब सागर में बहने वाली, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है आपकी नर्मदा नदी। भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली है नर्मदा नदी, ठीक है ना। और साथ में जबलपुर में धुआंधार प्रपात बनाती है नर्मदा नदी। एस्चुरी का निर्माण करती है नर्मदा नदी, ठीक है ना। क्लियर है। ये सभी क्वेश्चन आपके इसी से होते हैं। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हाँ एक और होता है कपिल धारा, नाम सुनोगे, है ना। कपिल धारा जलप्रपात का भी निर्माण करती है नर्मदा नदी, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उल्टे यू आकार का कुजनेव वक्र दर्शाता है। अगर कोई भी अगर इस प्रकार का आकृति होती है, इसका मतलब होता है ये जो वक्र है ये ऐसे दर्शाता है कि जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है वैसे वैसे आय की असमानता बढ़ती है। कुल मिला के यहाँ पर जो आपका जवाब बनेगा 16 नंबर में वो ऑप्शन आपका आ जाएगा, ऑप्शन आपका बी। यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि योजना अवकाश की अवधि संबंध है। याद रखिए इकोनॉमिक्स से यहाँ से क्वेश्चन संभावित है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। योजना अवकाश आपसे पूछा गया है तो देखो तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक आपकी थी, असफल हो गई थी। इसके कारण जो चौथी आपकी थी वो आपकी स्थगित कर दी गई थी। इसी कारण से 66 से 69 तक आपका ये चला था। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, सी नंबर। ये अवकाश योजना है, इसे रोलिंग प्लान के नाम से जानते हैं। या 3 वार्षिक योजना की अवधि को यहाँ पर योजना अवकाश का नाम दिया गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला दिया गया है किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है। ये बताइएगा कि जो आपका भारतीय रिजर्व बैंक है ये क्या करता है, अन्य बैंकों से उधार लेता है ना। जो वाणिज्यिक बैंक है, व्यापारिक बैंक है, इनसे उधार लेता है तो ये इस दर को क्या कहते हैं, ऐसे दर को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका जवाब राइट हो जाएगा क्या, रिवर्स रेपो दर कहते हैं, रिवर्स रेपो दर कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर। कुल मिला के देखा जाए जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेती है उसे हम लोग रिवर्स रेपो दर कहते हैं। और यह रेपो दर के विपरीत जैसे रिजर्व बैंक इसका प्रयोग कर लेता है तो तरलता घटाने से करता है। तो सिंपल सी बात आपको रट लेना है, सी नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया है आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को कहते हैं। चलिए 19 नंबर में आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर 19 का ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी नंबर। इसे आपूर्ति विस्तार तथा संकुचन कहते हैं। क्या, आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को आपूर्ति में विस्तार तथा संकुचन कहा जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है शेष सौदा व्यापार सेवाओं और शेष विश्व से प्राप्त निवल अंतरण का योग होता है। कुल मिला के यहाँ पर एक आपका लेखा दिया गया है, इस लेखा का नाम क्या है, ए नंबर चालू लेखा। चालू लेखा शेष सौदा व्यापार सेवाओं और शेष विश्व से प्राप्त निवल अंतरण का योग
उपयोग ही होता है चालू, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा राज्यों में विधान परिषद के सृजन या समापन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया के तहत किया गया है। कुल मिला के राज के जो राज्यों में होती है विधान परिषद, जो कि राज्यों की ये उच्च सदन होती है, लेकिन ये उच्च सदन को हम लोग क्या कर सकते हैं, समाप्त भी कर सकते हैं और उसे बना भी सकते हैं। अभी हाल ही में देखा एक राज्य ने बनाने का निर्णय लिया है पुनः, जो कि आपका पश्चिम बंगाल है, और आंध्र प्रदेश ने निर्णय लिया है कि हम अपनी विधान परिषद को समाप्त करने का, मतलब यहाँ पर विधान परिषद जो राज्य में होती है उसे उच्च सदन होते हुए भी इसका समापन और कह सकते हैं सृजन किया जा सकता है। ये आर्टिकल दिया गया है किसमें, तो आर्टिकल आपका हो जाएगा 169 के तहत ये रखा गया है, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकार हो जाने के पश्चात राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक सकती है। मान लीजिए कोई आपका विधेयक है और आपकी लोकसभा ने पारित कर दिया है, अब राज्यसभा को पास देना है तो मात्र 14 दिन तक वो अपने पास रख सकती है ना। तो यहाँ पर 22 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर, 14 दिनों तक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग नहीं लेता है। तो बताइएगा, संसद के दोनों सदनों में किसी भी कार्यवाही में भाग ले सकता है, माफ करिए, वही तो हमने सोचा गलती कहां हो रही है, भाग ले सकता है ना, भाग ले सकता है। ये कौन सा है, 23 नंबर में ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर, ये महान्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल है। लेकिन एक पॉइंट याद रखिएगा कि महान्यायवादी भाग तो ले सकता है, लेकिन निर्णायक जो आपका होता है ना, क्या बोलते हैं, वोट देने का अधिकार नहीं है ना। किसी भी न्याय के न्यायाधीश के पास वोट देने का अधिकार नहीं है, वो किसी को ये नहीं कह सकता है कि इसमें कम लोग हैं तो हम न्याय दे दें। तो याद रखिए, भाग लेने का अधिकार है लेकिन न्याय देने का अधिकार नहीं है, या निर्णायक मत देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार नहीं है, ठीक है। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार किसमें निहित है। चुनाव याचिका पर निर्णय लेने के लिए जो अधिकार है वो किसमें दिया गया है, तो यहां पर सही क्या हो जाएगा, 24 का ऑप्शन हो जाएगा डी, चुनाव आयोग के पास है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन सा होता है। तो राज्यसभा का पीठासीन कुल मिला के घुमाया फिराया गया है, बात वही है कि राज्यसभा का पदेन सभापति है ना, या अध्यक्ष, तो आपका होगा कौन, तो यहाँ पर आपका भारत का राष्ट्रपति। हाँ, एक बारीकी से याद रखिएगा, मान लो कभी ऑप्शन ये पूछे कि राज्यसभा का जो होता है राष्ट्रपति वो क्या होता है, अध्यक्ष होता है या पदेन होता है, मान लो अलग अलग ऑप्शन दे दिया, एक जगह दे दिया अध्यक्ष दे दिया, फिर दे दिया बी नंबर में पदेन सभापति, तो भाई आप क्या दोगे, पदेन सभापति ही देना, अध्यक्ष मत दे देना। होता वही पद है लेकिन यहाँ पर नाम जो संबोधित है आपको इसी में देना है, ठीक है ना, क्योंकि लोग जो राज्यसभा में होते हैं उसके वास्तविक सदस्य नहीं है ना, ये जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं बल्कि अध्यक्ष के पद आप जरूर रहते हैं। तो इस पॉइंट को याद करिएगा। आगे बढ़ते हैं, पौधे की किस भाग से दालचीनी प्राप्त होती है। नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, दालचीनी है ना, मसाले वगैरह में यूज की जाती है। तो बताइएगा 26 का ऑप्शन इनमें से क्या बन जाएगा, तो पौधे की छाल से, क्या पौधे की छाल से प्राप्त की जाती है जो आपकी दालचीनी होती है। एक प्रकार का क्या है, मसाला है, आपको पता होगा कि भोजन में ये सुगंध उत्पन्न करने के लिए किया जाता है दालचीनी का प्रयोग, ऑप्शन बी हो जाएगा। इंसुलिन एक प्रकार का क्या होता है, तो भाई इंसुलिन हमने आपको सामान्य विज्ञान की क्लास में पढ़ाया भी है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन्स होता है, क्या होता है, हार्मोन्स होता है। ये अग्न्याशय की बी कोशिका, कौन सी कोशिका, बीटा कोशिका, याद रखिए अग्न्याशय की बीटिका कोशिकाएं इंसुलिन नामक हार्मोन्स का स्रावण करती हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछे कौन सी कोशिका, तो बताना है बीटा कोशिका, है ना। ये कार्य क्या होता है, तो इस हार्मोन्स का कार्य होता है रक्त के अतिरिक्त शुगर को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। और अगला क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है। अब यहां पर आपसे दिया है अशुद्ध रक्त जो पहुंचाता है वो कौन पहुंचाता है, महाधमनी, फेफड़े की नस, या फुफ्फुस धमनी, या महाशिरा, कौन सा बनेगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। 28 का ऑप्शन इनमें से किसका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर, काफी लोग दे रहे हैं सी नंबर। याद रखिएगा, कैसे याद रखना है, देखो जैसे क्या होता है, कोई दलदल होता है, दलदल होता है, गंदा होता है, और गंदा होता है तो वहां पर क्या होता है, बुलबुले होते हैं, बुलबुल से याद रखिएगा फुसफुसाहट, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि ऊपर से देखने पर पानी का टैंक उथला क्यों दिखाई देता है। चलिए यहाँ पर देना है 29 नंबर में, और 29 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर देखिएगा कि ऊपर से देखने पर पानी का जो टैंक होता है उथला, मतलब समझ रहे हैं उथला का मतलब, जैसे कोई पानी का ये टैंक है तो कभी देखे होंगे कुछ मिला के ऐसी आकृति भी बना देता है, ये अपवर्तन के कारण होता है। क्या होता है, अपवर्तन होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आई होगी अभी तक। और आगे क्वेश्चन क्या आते हैं कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। अब सूर्य में ऊर्जा तो कभी खत्म ही नहीं होती है ना, तो भाई इसका कारण क्या होता है, नाभिकीय संलयन, क्या नाभिकीय संलयन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन इसमें से मात्रा बहुत ज्यादा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि दिए गए वाक्यांश में त्रुटि आपको बताना है, ए बी से आपको इंगित कर देना है, और आपके अगर त्रुटि ना हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाना है ना। तो चलिए यहाँ पर देखो 36 नंबर में कह रहे सूर्योदय हुआ और पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया, यहाँ पर कोई त्रुटि है या नहीं है।
सूर्योदय हुआ और पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया। यहाँ पर क्या दिक्कत है बताइएगा, किसी को कोई दिक्कत समझ में आई? क्या दिक्कत यहाँ पर हो गया है? दुरूह की संधि का उदाहरण है। चलिए यहाँ पर बताइए, दुरूह, दुरूह यहाँ पर दिया गया है। अब दुरूह को अगर हम तोड़ते हैं, है ना, तो क्या बनेगा? दुह। क्या निकलेगा? दुह निकलेगा, मतलब ये विसर्ग संधि में आएगा। तो 37 का ऑप्शन क्या बनेगा? ये विसर्ग संधि है और कहां पर है? ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित शब्द में से दिए हुए शब्दों में से उचित पर्यायवाची शब्द आपको चुनना है। चलिए कह रहा है नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या होता है? नैसर्गिक का पर्यायवाची, देखो नैसर्गिक मतलब होता है जो आपके आसपास का वातावरण दिखाई दे रहा है, जैसे कि प्राकृतिक चीजें होती हैं, है ना। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा कि जो प्रकृति में पाई जाती हैं, प्राकृतिक वस्तुएं होते हैं, उनको नैसर्गिक कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? तो 39 का ऑप्शन सबका सही होना चाहिए। उम्मीद है कि आप सभी लोग जवाब देंगे सही। चलिए यहाँ पर बताइए, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है परीक्षा गुरु। तो परीक्षा गुरु कहां पर है? यहाँ पर है ऑप्शन बी में। और परीक्षा गुरु जो कि कह सकते हैं लाला श्रीनिवास दास, किसके द्वारा? लाला श्रीनिवास दास के द्वारा माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन सा युग्म आपका विपरीत नहीं है? विपरीत नहीं है तो देखो, कंजूस कह रहा है उदार दिया गया है, कंजूस का कह रहा है उदार दिया गया है, फिर दिया है ऊंच का नीच दिया है, ये तो सही दिया गया है। उदय का दिया है उग्र दिया है, उत्थान का पतन, मतलब ये सही है और ये सही दिया है। अब यहाँ पर 40 वाले में ए और सी आपके पास ऑप्शन है, इन्हीं में कोई दिक्कत है? अब बताइएगा कि यहाँ पर किस में दिक्कत हो सकती है? तो कंजूस है, उदार है, ये भी सही होगा। उदय और आपका उग्र, है ना, यहाँ पर दिक्कत किस में आई है? 40 वाले में दिक्कत आई। क्यों? क्योंकि उदय मतलब होता है निकलना, क्या होता है? निकलना होता है, और उग्र मतलब होता है क्रोधी होता है। तो ये भैया एक दूसरे के कहां युग्म सही होंगे? नहीं होंगे। तो आपका सी नंबर आपका गलत दिया गया है। क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यहां पर देखिए, टेस्ट पेपर का जो हम कराते हैं इस समय करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके लाजवाब होते हैं और बेहतरीन होते हैं। तो चलिए यहां पर देखते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, खैर आपसे हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर के बोर्ड में सदस्य के रूप में चुना गया है? तो चलिए 51 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपके कपिल देव को। याद रखिए, कपिल देव को चुना गया है जो कि पेशेवर गोल्फ टूर के बोर्ड के सदस्य के रूप में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 51 का ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने चुनाव में लगातार चौथी बार जीत हासिल की, वह किस देश के संबंधित हैं? तो नाम क्या है यहाँ पर? मार्क रूटे हैं। और मार्क रूटे जो कि यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन 52 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर। ये नंबर ये आपके नीदरलैंड के हैं। क्या है? नीदरलैंड के हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार से जो आपके शेख हसीना है वो चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भी बने हैं, है ना। तो वो भी क्वेश्चन, वो तो आपके 2018 की बात थी। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है यार आपसे कि किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बैकाल झील के अंदर एक बड़ा सा स्पेस टेलीस्कोप लगाया है? यहाँ पर देखते हैं बैकाल झील जो कि आपके रूस में है, सबसे गहरी झील है, और इसके अंदर लगाया गया है एक टेलीस्कोप, है ना। यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका 53 का ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी नंबर आपके रूस ने लगाया है, ताकि इसके अंदर जो न्यूट्रिनो आपके जो कण होते हैं, छोटे छोटे कण, उनके बारे में अध्ययन किया जाए, डिजाइन किया जा सके। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो चलिए 54 का ऑप्शन लॉक करना है। यहाँ पर आपका जो जवाब बनेगा सही क्या हो जाएगा? तो चलिए यहाँ पर 54 का ऑप्शन आने शुरू हो गए हैं और काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर बी नंबर। तो देखो अजय माथुर बिल्कुल सही है, अजय माथुर आपका जवाब राइट हो जाएगा 15 मार्च 2021 को। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है? तो चलिए देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने? तो यहाँ पर 55 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर ए नंबर आपके जापान। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है? भूरे कोयले से हाइड्रोजन का निर्माण उत्पादन करना शुरू कर दिया है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर जापान। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, अच्छा क्वेश्चन है कि महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली दुनिया की दूसरी तथा भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन है? तो चलिए 56 का ऑप्शन यहाँ पर सभी को पता है कि ये है आपकी 38 साल की मिताली राज, है ना। ये 38 साल की है मिताली राज, जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली ये भारत और दुनिया की दूसरी महिला आपकी बन चुकी हैं। और मिताली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के तीसरे मैच में यह मुकाम हासिल किया है। क्लियर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में राज्यसभा और लोकसभा टीवी के विलय के पश्चात इसे नाम दिया गया है।
तो देखिए यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा टीवी है ना, एक चैनल भी होता था, विलय हो गया है, इसका नाम क्या दिया गया है? तो 57 का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी, संसद टीवी कर दिया गया है। क्या? संसद टीवी कर दिया गया है। अब नाम क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अब नए चैनल का नाम होगा संसद टीवी, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारतीय रेलवे द्वारा यात्रा के दौरान सभी प्रकार के प्रश्नों, शिकायतों तथा सहायता हेतु हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, यह कौन सा है? तो जब भी कभी आप यात्रा कर रहे हैं, रेलवे यात्रा कर रहे हैं, हाँ, इसी दौरान कोई प्रश्न हो, कोई शिकायत हो, कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, कोई सहायता लेना हो, तो एक नंबर कॉल करिएगा और आपके पास समस्या का समाधान हो जाएगा। ये नंबर कौन सा है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 139, ठीक है। किसमें करना है? 139 में करना है, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, संसद टीवी के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो चलिए 60 का जवाब दीजिएगा कि संसद टीवी के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी आपने पढ़ा लोकसभा और राज्यसभा को मिक्स करके एक चैनल बनाया गया जिसका नाम है संसद टीवी, और इसके पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं कौन? तो यहाँ पर आपका जवाब रवि कपूर, यहाँ पर 60 का ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये नंबर हो जाएगा, रवि कपूर बने हैं, याद रखिएगा, है ना, जो कि एक संविदा के आधार पर 1 साल के लिए किए गए हैं, ठीक है ना, संविदा के आधार पर हैं। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जो कि आपकी जीके का क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा आपसे, निम्न में से कौन सा देश यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य नहीं है? तो चलिए बताइएगा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक स्थायी सदस्य नहीं है। यहां पर जवाब देना है, सही जवाब 61 में क्या हो जाएगा? तो 61 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर, ये स्पेन। याद रखिए स्पेन आपका इसका सदस्य आपका नहीं है, तो आपका जवाब क्या बन जाएगा? यहां पर डी नंबर राइट हो जाएगा। अच्छा, इसके 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और आपका यूएसए, है ना, ये आपके हैं। तो क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाते हैं? बच्चे को पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 1 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? यहां पर बताइए कौन सा जोड़ा सुमेलित किया गया है। तो यहां पर 63 नंबर में, 63 में देखिए कह रहा है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र आपके कौटिल्य, मतलब पहला ही जो आपका जवाब है ये आपका सही हो गया है, क्योंकि मेन कैप से आपके अब्दुल फजल की नहीं है, ये आपके एडोल्फ हिटलर का है, ठीक है। ये किसकी है? एडोल्फ हिटलर की है। और एनिमल फार्म में है आपके जॉर्ज ऑरवेल का है। और डिवाइन कॉमेडी ये आपके दांते की है। किसकी है डिवाइन कॉमेडी? ये दांते की है। तो इसको नोट करिएगा। और आगे बढ़ते हैं कि कौन सा अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में अवस्थित नहीं है? ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है जो छत्तीसगढ़ में अवस्थित नहीं है? 64 का जवाब देना है। तो चलिए यहां पर 64 वाले में काफी लोग प्रयास कर रहे हैं। देखिए यहां पर दिया गया है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, है ना, ये आपका दिया है। अच्छा अवस्थित है, यहाँ पर अवस्थित है पूछा गया है ना। तो अवस्थित है, कौन सा अवस्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, और ये पड़ता है आपके एमपी में पड़ता है। और डंडाली अभ्यारण्य ये कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। ये का पड़ता है एमपी में पड़ता है, ये पड़ता है आपके कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है ना। और इसके बाद राजा जी राष्ट्रीय उद्यान ये आपके उत्तराखंड में, अर्थात आपके यूके में पड़ जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो कि छत्तीसगढ़ में है। कुल मिलाकर इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा? डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ये छत्तीसगढ़ में आपका है, ठीक है, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? चलिए बताइएगा कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है। चलिए यहाँ पर 65 नंबर में काफ़ी लोग जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर जापान में, लेकिन हमने आपको बताया भी था कि आपके इंडोनेशिया में है। कहाँ पर है? तो आपके इंडोनेशिया में हमने बताया था बोरोबुदुर। क्या? यहाँ पर आपका नाम हो जाएगा बोरोबुदुर। ये जो आपका है ये बौद्ध मंदिर है, और ये सबसे बड़ा आपका बौद्ध मंदिर है ना। और 1991 में विश्व धरोहर के स्थल में से शामिल भी किया है। तो नोट करिएगा। और आगे बढ़ते हैं कि किस शहर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अर्थात IIT स्थित है? चलिए बताइए कौन सा शहर है जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अर्थात IIT स्थित है? प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ और आपके आगरा। 66 नंबर में। चलिए 66 का जवाब यहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है कानपुर, कुछ लोग कर रहे हैं। चलिए भाई 66 का जवाब दीजिए फटाफट। चलिए कानपुर में है, बिल्कुल सही है, आपको पता भी है। और आगे बढ़ते हैं कि भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ये भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय है। 67 को ऑप्शन लॉक करना है। और जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? वनस्पति का नाम आता है तो याद रखिएगा ये कहाँ पड़ेगा। तो आपका यहाँ पर भारत का पूछा गया है ना, ये भारत का पूछा गया है और भारत का पूछा है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? आपके कोलकाता में है, ठीक है ना। और अगर यहाँ पर यूपी की बात करता है तब आपके लखनऊ में जाना है, सुगंधित अनुसंधान, वनस्पति अनुसंधान। लेकिन भारत में है तो आपका सबसे पहले कहां पर आएंगे? तो हम लोग कोलकाता में जाएंगे, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? कोलेरू झील की बात आपने सुना होगा, नाम भी सुना होगा। तो कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? 68 का ऑप्शन लॉक करना है। चलिए 68 का ऑप्शन यहां पर हो जाएगा सी नंबर, ये आपके आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू झील कहां पर है? आपके आंध्र प्रदेश में है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर दिया तिब्बत में किस नदी का नाम आपका त्यांगसपो दिया गया है? क्या दिया है? तिब्बत में किस नदी का नाम तांगसागपो दिया गया है? यहां पर जवाब क्या हो जाएगा?
तो याद रखिएगा कोसी, गंडक और इनमें तो है नहीं है, तो भैया ब्रह्मपुत्र आपका ऑप्शन है। इसे कई नाम से जाना जाता है, सांको के नाम से हम लोग जानते हैं तिब्बत में, और अरुणाचल प्रदेश में आती है दिहांग बोला जाता है, असम में जाती है तब ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और बांग्लादेश में जाती है तब इसे जमुना के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि आपसे गीतांजलि रचना को वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इस रचना के रचनाकार इनमें से कौन से हो जाएंगे? तो आप सभी को पता है कि एशिया के पहले हैं जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और ये आपके कौन से हैं? तो 70 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर, यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया है। और यहाँ पर बातें हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन दिया गया है, हाँ यहाँ पर दिया गया है आपका गद्यांश, और गद्यांश में जो आपका दिया है ये घुमक्कड़ के बारे दिया है, आदिवासी जो आपके घुमक्कड़ थे उनके बारे में दिया है। तो चलिए हम यहाँ पर देखो, आज कह सकते हैं गद्यांश नहीं, गद्यांश के जो क्वेश्चन है वो आपके कैसे हैं? आपके व्याकरण से रिलेटेड है। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? चलिए घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है यहाँ पर लॉक करना है। आपका 71 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? घुमक्कड़, अक्कड़, अक्कड़ निकल रहा है ना, मतलब यहाँ पर घूम जो है वो धातु से जुड़ा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका आ रहा है अक्कड़। अक्कड़ कहाँ पर है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। एक ऐसा प्रत्यय है तो कृदंत प्रत्यय है, क्योंकि जो क्रिया के माध्यम से बनता है, क्रिया के माध्यम से वो आपका कैसा होता है? तो आपका कृदंत प्रत्यय कहलाता है। और अगला क्वेश्चन दिया है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? वैशाली। कहाँ पर हुआ था? आपके वैशाली में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। पावापुरी में क्या हुआ था? तो इनका कह सकते हैं कि पर निर्वाण प्राप्त हुआ था, निर्वाण है ना। और आगे बढ़ते हैं कि स्वच्छंद में कौन सी संधि है? चलिए बताइएगा, याद रखिएगा किसी भी गद्यांश को ये सोचकर मत समझिए कि गद्यांश है, गद्यांश में व्याकरण भी मिल जाते हैं। तो चलिए स्वच्छंद में कौन सी संधि है? आप लोग कैसे तोड़ेंगे? तो इसे जब आप तोड़ेंगे स्वच्छंद को तो बनेगा क्या? तो सबसे पहले एक शब्द निकलेगा स्वा, फिर इसके बाद क्या निकलेगा? छंद निकलेगा। क्या निकलेगा? छंद निकलेगा। तो बनेगा ना स्वच्छंद, मतलब आपका जवाब हो जाएगा व्यंजन संधि। ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया था तब उनकी जो अवस्था थी वो कितनी थी? तो चलिए बताइएगा कि बुद्धत्व जब प्राप्त हुआ अर्थात ज्ञान प्राप्त हुआ, जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो इनकी उम्र थी कितनी? तो आपकी 35 वर्ष थी। ऑप्शन बी हो जाएगा 35 वर्ष राइट हो जाएगा। और अगला दिया गया है श्रुति धर्म का क्या अर्थ होता है? इसको नोट करिएगा, कहीं पर नोट कर लीजिएगा। श्रुति धर्म मतलब होता है कि वैदिक धर्म। क्या वैदिक धर्म होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। श्रुति धर्म मतलब होता है वैदिक धर्म होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया गया है मनुष्य क्रियाशील प्राणी है, चुपचाप बैठना उसके लिए संभव नहीं है, मतलब यहाँ पर जो व्यक्ति के लिए दिया गया है। तो चलिए हम गद्यांश को नहीं पढ़ेंगे लेकिन क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करेंगे। कह रहा व्यक्ति में भय, शांति आदि भावों को होने का कारण क्या होता है? मतलब व्यक्ति में जो भय होता है, शांति आदि भावों के कारण जो कह सकते हैं भावों के होने का जो कारण होता है वो क्या होता है? तो 76 में क्या बन सकता है? तो याद रखिएगा कि आदि भाव जो उत्पन्न करते हैं ये आपके होते हैं क्या? तो चलिए 76 का प्रयास आ गया है। अच्छा नंबर यहाँ पर सी, क्रियाशील होना। क्या? क्रियाशील होना, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। ये सावधान से कोई मतलब नहीं है, ये जो भय, शांति भाव ये क्रियाशील होते हैं। अगला है साहित्य सृजन के लिए आवश्यक है। साहित्य सृजन के लिए हमने हिंदी साहित्य की क्लास में इस क्वेश्चन को पढ़ाया है। याद रखिएगा कि साहित्य सृजन के लिए क्या? क्रियाशीलता होना आवश्यक है। क्या? क्रियाशीलता होना आवश्यक है, ठीक है ना। तो आपका 77 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। और अगला क्वेश्चन दिया है समाज साहित्यिक से उसी तरह जुड़ा है जैसे, समाज साहित्य से उसी प्रकार जुड़ा है जैसे कि यहाँ पर देह और आपके प्राण, जैसे आपकी बॉडी और आपके प्राण, अर्थात साहित्य में मतलब समाज में साहित्य आपको होना चाहिए, उसी प्रकार देह और आपका प्राण हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है कि साहित्य अमर अजर अमर है, वाक्य में आए अजर का अर्थ क्या होता है? बताइए अजर का अर्थ क्या होता है? अजर मतलब होता क्या है? 79 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर काफी लोग जवाब दे रहे हैं जो कभी बूढ़ा ना हो। क्या? जो कभी बूढ़ा ना हो उसे बोलते हैं अजर, ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन सी नंबर आपका हो जाएगा। मृत्यु की बात नहीं है यहाँ पर, अजर मतलब होता है ना जो कभी बूढ़ा नहीं होता है, और अमर बोलते हैं जो कभी मरता नहीं है ना। और अगला क्वेश्चन दिया है कि साहित्य में नवजीवन प्राप्त होता है, वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? तो आप बताइएगा कि आपके नवजीवन में जो आपका समास वो कौन सा समास है? अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर 80 का ऑप्शन यहाँ पर लॉक करते हैं। 80 के ऑप्शन में यहाँ पर देखिएगा आपका जवाब आ रहा है नव। नव क्या है? नव शब्द जो आपका दिया है ये विशेषण है। क्या है? ये आपका विशेषण है ना। और साथ में यहाँ पर जो जीवन है, जीवन आपका है वो विशेष है। जब किसी भी समास में विशेष और विशेष होता है ना, या विशेषण मतलब विशेष से होता है, उसमें से क्या होता है? तो याद रखिएगा हमेशा आपको मिलेगा वहां पर आपका कर्मधारय समास। तो आपका जवाब जो बनेगा वो इनमें से क्या हो जाएगा? तो चलिए यहाँ पर काफी लोग जवाब दे दिए हैं कर्मधारय समास, लेकिन काफी लोगों ने जवाब दिया था यहाँ पर आपका अव्ययी भाव समास। लेकिन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बन जाएगा आपका कर्मधारय समास बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये टेस्ट आपका कंप्लीट होता है, ठीक है ना। और अगली क्लास है जो कि आपके यहाँ पर लिंक दी। चलिए धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को नमस्कार। लाइक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। पहली बार जुड़े हैं तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से सब कुछ